जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भाषा की ये जो क्लास चल रही है सीटेट के लिए, उसी में आगे देखते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 12 से है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक डैश हो जिसमें डैश के सारोकार झलकते हों। क्या हो उसमें? विस्तृत या समाज, उच्च समाज, उच्च विद्यालय, विस्तृत अभिभावकों। कौन सा ऑप्शन इसमें से चुनिए जो भरा जाएगा। कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक डैश हो जिसमें डैश के सरोकार झलकते हों। तो उसमें क्या हो कि प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो। क्या होना चाहिए? विस्तृत होना चाहिए। ठीक है। और जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसकी व्याख्या है कि प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ साहित्य की सभी विधाओं जैसे गद्य, पद्य, नाटक, निबंध, कहानी, संस्मरण आदि का संकलन हो। इसी प्रकार प्राकृतिक, वर्णनात्मक, भावात्मक, कथात्मक, विचारात्मक लेखों का संकलन हो ताकि विद्यार्थी अपने सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ साहित्यिक विविधता से परिचित हों और अपने भाषा कौशल को भी परख सकें, यानी समृद्ध बन सकें। ठीक है। तो ऐसी पाठ्य पुस्तकों का जो विषय वस्तु होना चाहिए वो विस्तृत और समाजपूर्ण होना चाहिए जिससे बच्चे उनको अच्छी तरीके से समझ सकें। प्रश्न नंबर 13, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बात की जा सकती है जो उसके डैश दायरे के अंतर्गत आता हो। क्या आता हो? कि संज्ञानात्मक हो या भौगोलिक हो या विद्यालयी हो या भावनात्मक हो। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश के दायरे के अंतर्गत आता हो। बच्चा 3 साल का है तो उसके रूप में उसके सामने बातचीत करो तो उस कैसे बातचीत करनी चाहिए, जो उसके किस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, बताइए। कि उसके संज्ञानात्मक में हो, जो उसके भी ज्ञान में हो, ऐसी प्रकार की बात करनी चाहिए। व्याख्यान देखिए कि एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंतर्गत आता हो। पियाजे के अनुसार 3 वर्ष का बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। पियाजे जी लिखते हैं, जीन पियाजे लिखते हैं कि जो 3 वर्ष का बालक होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इस अवधि में बच्चा वस्तु सामने उपस्थित न होने पर भी उसकी मानसिक छवि बना लेता है, अर्थात वस्तु से संबंधित वाचक या सूचक या शब्द रूप विकसित कर लेते हैं। ये जीन पियाजे जी कहते हैं। पूछा जाएगा कि पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है वो किसने बताई है, तो जीन पियाजे ने। ठीक है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था या अवधारणा किसने सिद्धांत दिया है, तो जीन पियाजे ने। को प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, यह कथन किसका है? यह कथन कैसा है? यानी आंशिक रूप से सत्य है या पूर्णतया सत्य नहीं है या पूर्णतया सत्य है या भ्रामक है। कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं वो भाषाएं थोड़े फेरबदल से ही एक लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन किस प्रकार का है? आप बताएं। प्रश्न नंबर 14 का आंसर देना है आपको। क्या ये बात सत्य है कि जितनी विश्व की सभी भाषाएं हैं वो थोड़े फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं? ये आंशिक रूप से सत्य है, यानी इसमें कुछ शब्द मिलते हैं, आंशिक अंश वो उसका है, या पूर्णतया सत्य नहीं है, या पूर्णतया ये बात सत्य नहीं है, या पूर्णतया सत्य है, या भ्रामक ये है? बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी है, ये पूर्णतया बात सत्य है। ठीक है। और सीटेट 2000 ये 19 में पूछा हुआ, जुलाई में शिफ्ट पेपर में सेकंड में पूछा है भाषा में। ठीक है, देखिए, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल के साथ एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन पूर्णतया सत्य है। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में राम लिखते हैं और इसी शब्द को रोमन लिपि में राम लिखते हैं। लिपि और भाषा दो भिन्न चीज़ें हैं,
लिपि याद रखना, पूछा जाए कि लिपि और भाषा कैसी हैं, तो दो भिन्न चीज़ें हैं। भाषा का मौलिक रूप मौखिक होता है, भाषा का मौलिक रूप कैसा होता है, मौखिक होता है। और लिपियाँ जो होती हैं तो भाषीय ध्वनियों को संकेत मात्र है। ठीक है, भाषा का मौलिक जो रूप है वो मौखिक होता है, और लिपियाँ तो भाषीय ध्वनियों की संकेत होती हैं, जो भाषीय होती हैं उन ध्वनियों को संकेत उन्हीं में लिखा जाता है, तो उन्हें लिपि कहते हैं। जिसमें लिख सकते हैं उस ध्वनियों को, बस वही लिपि होती है। ठीक है, और भाषा क्या होती है, वो मौखिक रूप होती है। ठीक है, मौलिक रूप से मौखिक होती है। बात समझ गए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा लिखने के प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। सबसे अधिक जरूरी क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। आगे ऑप्शन 2 है, ऑप्शन नंबर सी वाला है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ठीक है, कक्षा में आगे इसकी चले गए, कक्षा में प्रिंट समृद्ध। ठीक है, और नंबर ऑप्शन नंबर डी है, कक्षा में लिखित आकलन। कक्षा में लिखित आकलन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, तो कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, कौन सा है? प्रश्न नंबर ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ देख लीजिए अच्छी तरीके से, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ठीक है, इसका व्याख्यान, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक आवश्यक कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश है। विभिन्न प्रकार के दृश्यांकनों, चित्र सामग्रियों आदि की सहायता से प्राथमिक स्तर पर भाषा को समझने में आसानी होती है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, जिन पियाजे ने 2 से लेकर के जो 7 वर्ष की एज होती है, इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। ठीक है, क्या कहा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। किसने कहा है? जीन पियाजे ने। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया द्वारा सीखता है, ज़्यादा चीज़ें सामने रख करके इसमें सीखता है। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे क्या करेंगे? बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर देंगे। ऑप्शन नंबर बी है कि बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान देंगे। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर देंगे। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के अवसर भरपूर अवसर देंगे। बताइए, हिंदी भाषा शिक्षा का यह प्रयास होना चाहिए कि वे शिक्षक क्या करेगा कि वो हिंदी पढ़ा रहा है, जो शिक्षक को बच्चों को हिंदी सिखाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? इस आंसर को आपको चुनना है इसमें से। बताइए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के लिए अवसर देगा। बिल्कुल बात सही है ये, कि बच्चों की जो भाषा संबंधी जो सहज, जिससे बच्चे जल्दी से उस भाषा को स्वभाव से सीख सकें, ऐसी सहज रचना शक्ति को बढ़ने की अवसर प्रदान करेंगे बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा कि बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी। नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर देंगे, ऐसा भी नहीं है। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर देंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो क्या है? बच्चों की भाषा संबंधी सहज शक्तियां हैं, रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, तो व्याख्यान इसका कहता है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, जिससे बालक में चिंतन शक्ति, सृजनात्मकता का सम्मिलित विकास हो सके, समुचित उसमें विकास हो सके। प्रश्न नंबर 17 कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? आप प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के शिक्षक हैं और आप बच्चों को उस समय पढ़ा रहे हैं, तो आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य रचनाएँ, हिंदी भाषा
का सौंदर्य और आंचलिकता, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। आप किस पर बल देंगे? आप बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। प्रश्न नंबर 17 का आंसर देंगे कि हिंदी भाषा के मुहावरे और लोक कृतियाँ ऐसा नहीं करेंगे। हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य रचनाएं अच्छा ऐसा नहीं करेंगे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इतना बड़ा बनाएंगे। हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिक, उसके गांव की जो आम भाषा है उस पर बल देंगे बच्चों को। और सीखो और बोलो, फिर जब वो चीज़ें सीख जाएंगे तो आगे फिर बढ़ाएंगे। हिंदी भाषा का मानक वर्तनी, ये भी नहीं करेंगे। प्राथमिक स्तर पर आप वर्तनी से संबंधित चीज़ें ना करिए। ऑप्शन नंबर सी था कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय हिंदी भाषा की मूल अवधारणाओं के सौंदर्य तथा उसका क्षेत्र विशेष से जुड़ाव आंचलिक पर बालाघात होना चाहिए। कि बच्चे किस क्षेत्र से आते हैं, आंचलिक गांव से ज़्यादातर बच्चे बिलोंग करते हैं, तो उसी अनुसार उनके क्षेत्र विशेष को ध्यान देते हुए बच्चों को बोल लेनी दीजिए भाषा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 है कि भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? कि भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है भाषा शिक्षक के लिए? कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। ये जटिलताओं साहित्य, विषमताओं सराहना, विविधता सराहना या सराहना विविधता, क्या करेंगे? भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की का सराहना करेंगे। क्या करेंगे वो बताओ? यानी विविधता, भारतीय भाषाओं की विविधता, विभिन्न प्रकार की विधियाँ, विभिन्न प्रकार के लोग तो यहाँ होगी, स्वीकार करें। और समृद्ध साहित्य की सराहना करें। जो समृद्ध साहित्य है, अच्छा साहित्य है, इसकी क्या करें? सराहना करें। इस दृष्टि से हिंदी भाषा के क्षेत्र में तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भाषा शिक्षक के रूप में हैं तो भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि भारतीय भाषाओं की वो विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य की सराहना करें। जो अच्छा साहित्य है उसकी सराहना करनी ही चाहिए। व्याख्यान देखिए, व्याख्यान है कि भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। भाषा अर्जन के लिए मूल तत्व भाषाओं का सम्मान भी है। कि कोई भाषा हो और भाषा को सम्मान देना भी चाहिए। कोई भी शिक्षक हो, किसी भाषा को सिखा रहा हो, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, तो हर किसी को सिखाना चाहिए उस भाषा का। आगे प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा का जो अध्ययन में मुख्य तत्व क्या होगा? व्याकरण का उपयोग या शब्द भंडार, अभिवृद्धि या साहित्य समझ या उच्चारण की स्पष्टता। बताइए, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। मुख्य तत्व क्या होगा? कि व्याकरण का उपयोग करेंगे, ये नहीं होगा। शब्द भंडार, अभिवृद्धि, ये भी नहीं कराएंगे। साहित्यिक समझ, ये भी नहीं। उच्चारण की स्पष्टता, उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। बच्चा बोल रहा है स्पष्ट बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इस प्रकार के भी मुख्य तत्व होना चाहिए। क्योंकि आज तक हमने बचपन में शुद्ध नहीं बोला है तो आज भी शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं। बहुत से शब्द अशुद्ध बोलते हैं, उनका उच्चारण कुछ होता है पर हमारे मुख से कुछ निकलता है, क्योंकि ये हम पहले से बोलते। तो इस पर भी मुख्य तत्व ये 5 पर ध्यान देना चाहिए। अध्ययन समय कोई भी भाषा शिक्षक अगर बच्चों को पढ़ा रहा है कि बच्चा जो उच्चारण करता है वो सही करता है या नहीं करता है, शुद्ध बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है, उसकी स्पष्टता क्या है, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसकी व्याख्यान तो आप भी समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 20 है, वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को वाक्य गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भाव उद्बोधन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? अच्छा, उद्बोधन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के प्रकार पूछे गए हैं, आपको बताना है कितने प्रकार होते हैं वाक्य के। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, 8 होते हैं। तो आपको पता होगा वाक्य तो 8 प्रकार के होते ही, ये तो पता है। चलो देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, अच्छी तरीके से सबको सीख लीजिए आज ही। ठीक है, बाद में करते। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया है।
तो देखिए रचना के आधार पर कितने होते हैं, 2 होते हैं, सरल वाक्य वो 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर अगर पूछ लिया जाए कितने वाक्य होते हैं तो 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर, भाव के आधार पर पूछा जाए कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है विधानवाचक, दूसरा होता है निषेधवाचक, तीसरा होता है आज्ञावाचक, चौथा होता है प्रश्नवाचक, पांचवा होता है विस्मयवाचक, छठा होता है संकेतवाचक, सातवां होता है संदेहवाचक, आठवां है इच्छावाचक। ठीक है, तो कितने हो गए, 8 हो गए। किसकी दृष्टि से, अर्थ के भाव से या अर्थ या भाव के आधार पर। बात पूछा जाए कितने होते हैं तो 8 होते हैं। रचना के आधार पर पूछा जाए तो कितने होते हैं वाक्य, 3, सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है, इनको एक बार फिर पढ़ लीजिए। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक। ये 8 प्रकार के वाक्य अर्थ या भाव के आधार पर हुए। ये सीटेट में भी पूछे जाएंगे, सीटेट में भी पूछे जाएंगे और ये टेट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और किसी भी शिक्षक आप एग्ज़ाम देंगे जहाँ पर सुपर टेट होता होगा तो वहाँ के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ईपी वगैरह के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। क्या उपाय है कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि की जा सके। शब्दकोश का उपयोग या छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी कहता उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 21 कि शब्दकोश का उपयोग करेंगे। राजस्थान टेट फर्स्ट पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या है। शब्दकोश का उपयोग करेंगे या छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग। उपयोग सभी, बिल्कुल बात सही है। शब्दकोश का उपयोग भी करेंगे, छात्रों स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। ऑप्शन छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए शब्दों का उपयोग करना चाहिए तथा छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 22, बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को क्या करना चाहिए, कठोरता से देखना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। आप हिंदी भाषीय टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। यदि बच्चे अपनी घर की भाषा का इस्तेमाल विद्यालय में करते हैं तो आप क्या करेंगे। इन्हीं ऑप्शनों में से आपको चुनना है कि कठोरता से देखना चाहिए, उन्हें बड़ी पैनी कठोरता की दृष्टि से नज़र डालनी चाहिए जब वो बच्चे इस भाषा का उपयोग करें, या उपेक्षित कर देना चाहिए उन्हें, या उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, या उसको समाप्त कर देना चाहिए। क्या करेंगे आप बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ उसे को देखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को उनकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, क्योंकि बच्चों की घर तथा समाज की भाषा और तथा विद्यालय की भाषा में भिन्नता होती है। जब भिन्नता होती है तो उनकी भाषा को देखो, उनके स्वभाव को परखो। विद्यालय की भाषा कुछ होती है और बच्चों की भाषा कुछ होती है, तो इसलिए उनकी भाषा को जोर दो, उनकी भाषा को भी विद्यालय में अपनाया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 23 है,
जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो क्या करना चाहिए? भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक हो जाता है, भाषा सीखना कठिन हो जाता है, बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। बताइए, जब कोई भाषा सीखने की प्रक्रिया जब बच्चे के दैनिक जीवन यानी दैनिक माने डेली रोज उसी काम से प्रयोग करता हो बच्चा, तो क्या होगा? उसकी भाषा अच्छी होगी ना। जब डेली आप बच्चा सीखेगा तो भाषा सीखना सार्थक हो जाएगा, सरल हो जाएगी जब उस सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। व्याख्यान है, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है। बच्चों की रुचि प्रायः उसी भाषा में होती है जो उसके आसपास उपयुक्त होती है, अतः वह अपनी ज़रूरतों के हिसाब से भाषा सीखता है जो उसके लिए सार्थक होती है। तो भाषा बच्चा अपनी ज़रूरतों के अनुसार सीखता है। जैसे अंग्रेज के बच्चे होते हैं तो उनके यहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, तो उनके भी बच्चे ऑटोमेटिक ही अंग्रेजी ही बोलते हैं। जैसे हम यहाँ कहते हैं बच्चा माँ से माँ बोलिए, पापा से पापा बोलिए, तो उसी प्रकार से वो हाँ डैडी मैम बुलवाते हैं, मोम बुलवाते हैं, मदर बुलवाते हैं, फादर बुलवाते हैं। तो जो उनके लैंग्वेज उनके आसपास की भाषा है वही तो बच्चे सीखते हैं। तो जब डेली में प्रयोग होगी तो बच्चे उनको अच्छी तरीके से जल्दी सीख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24, पढ़ने में बाधा नहीं है। पढ़ने में बाधा क्या नहीं है? सारे नियम पहले ही बता डालना, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, सटीकता पर ही जोर देना, लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। ऑप्शनों के अनुसार बताना है कि पढ़ने में बाधा नहीं है। पढ़ने में बाधा क्या नहीं है? प्रश्न नंबर 24 का आंसर करें। तो देखिए, सारे नियम पहले ही बता डालना, ये तो बच्चों के पढ़ने में बाधा डालेंगे नियम अनुसार। उच्चारण पर ही जोर देते रहना, अगर आप शुद्ध उच्चारण पर ही जोर देंगे तो बच्चा क्या सीख पाएगा? बाधा होगी उत्पन्न। सटीकता पर ही जोर देना, बिल्कुल जो सेम टू सेम बताया है उसी ही प्रकार से आंसर आपको देना है क्वेश्चन टू। लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना, ये इतना कठिन नहीं होगा, ये इतना पढ़ने में बाधा नहीं डालेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। व्याख्यान जरूर देखिए। किसी भी प्रकार की लिखी हस्तलिखित अथवा अहस्तलिखित चीज का अर्थ निकालना बच्चों के पढ़ने में बाधा का कारक नहीं है, बल्कि यह उनमें बोधगम्यता का विकास करता है। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? बिग बैंग सिद्धांत, डिंग डांग सिद्धांत, बिली वैली सिद्धांत, डिली डैली सिद्धांत। निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? तो डिग डांग सिद्धांत जो है वो भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, आंसर करें कि समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी नहीं है, नेगेटिव पूछा, इसे बहुत जरूरी पढ़ना है कि समावेशी कक्षा में, एक समावेशी कक्षा जिसमें सभी बच्चे बैठे हैं एक समान है, बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। क्या जिम्मेदारी आपकी नहीं है? बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी कहता है कि बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, कौन सी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है वो बताएं। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, ये तो जिम्मेदारी बिल्कुल होनी ही चाहिए। यदि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों की भाषा संबंधी जो क्षमताएं हैं
कि पता चले कि बच्चा की क्षमता कुछ है और तुम कुछ भाषा उसे पढ़ा रहे हो, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बिल्कुल बात सही है। कोई बच्चा अंधता है, कोई बच्चा सुन नहीं सकता है, तो उनके लिए उनकी सामग्री उपलब्ध कराना ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार होना ये हाँ नहीं हो सकती है। जाना जरूरी थोड़ा उदार हो जाओ आकलन करते समय। ऑप्शन नंबर डी कहता है विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, बिल्कुल जिनकी आवश्यकता है तो उनके लिए, बच्चों के लिए जो सामग्री उपलब्ध कराने की आपको संसाधनों की खोज करना बिल्कुल पड़ेगा, ये भी आपकी जिम्मेदारी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।